आज़ादी की लड़ाई का इतिहास लिखे जाने के वक्त नाइंसाफ़ी का शिकार होने वालों में एक ऐसा क्रांतिकारी भी था जिसका प्लान अगर सफल हो गया होता और उसके साथी ने गद्दारी नहीं की होती तो देश को ना गांधी की जरूरत पड़ती और ना बोस की। देश भी 1947 में नहीं बल्कि 1915 में ही आज़ाद हो गया होता। ब्रिटिश हुकूमत जिस दौर में लोग खौफ में अपने घरों के अंदर ही सहम कर रहते थे, उस दौर में भारत माँ का एक सच्चा सपूत जो जहां पर अंग्रेजों को देखता उन्हें वहीं पीट देता था। उस सपूत का नाम था यतीन्द्रनाथ मुखर्जी। एक बार तो एक रेलवे स्टेशन पर यतीन्द्रनाथ ने अकेले ही 8 अंग्रेजों को पीट दिया था। बलिष्ठ देह के स्वामी यतीन्द्रनाथ मुखर्जी साथियों के बीच बाघा जतीन के नाम से मशहूर थे। बांग्ला के नादिया में जतीन पैदा हुए थे जो अब बांग्लादेश में। पिता की मौत के बाद माँ शरद शशि ने ही अपने मायके में उनकी परवरिश की। शुरू से ही उनकी रुचि फिजिकल गेम्स में रही। स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग के चलते वो बलिष्ठ शरीर के स्वामी बन गए। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने शहर की गलियों में लोगों को घायल करने वाले ब्रिगेड घोड़े को काबू किया तो लोगों ने काफी तारीफ की। उनकी माँ कवि स्वभाव की थी और वकील मामा के क्लाइंट रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनके परिवार का अक्सर मिलना होता था। जतीन पर इस सब का बहुत प्रभाव पड़ा। उनके बलिष्ठ शरीर और चैरिटेबल कामों की चर्चा होने लगी। एक वृद्ध मुस्लिम महिला का घास का गट्ठा रोज उनके घर पहुंचाना, उसके साथ खाना खाना और उसको हर महीने मदद के लिए कुछ पैसा भेजना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। दूसरी तरफ वो ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान और राजा हरिश्चंद्र जैसे रोल नाटकों में करने लगे। इसी दौरान उन्होंने एक भारतीय का अपमान करने पर एक साथ 4 अंग्रेजों को पीट दिया। अंग्रेज उनसे उलझने से बचने लगे। कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज में पढ़ने के दौरान वो स्वामी विवेकानंद के पास जाने लगे, जिनसे उन्हें भरोसा मिला कि स्वस्थ औलादी शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अब्बू गुहा के देसी जिम में भेजा ताकि वो कुश्ती के दाव पेच सीख सके। विवेकानंद के संपर्क में आकर उनके अंदर ब्रह्मचारी रहकर देश के लिए कुछ करने की इच्छा तेज। फिर वो 1899 में मुजफ्फरपुर में बैरिस्टर पिंगले के सेक्रेटरी बनकर पहुंचे, जो बैरिस्टर होने के साथ साथ एक इतिहासकार भी था। जिसके साथ रहकर जतीन ने महसूस किया कि भारत की एक अपनी नेशनल आर्मी होनी चाहिए। शायद यह भारत की नेशनल आर्मी बनाने का पहला विचार था, जो बाद में मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के चलते अस्तित्व में आई। हालांकि इसी बैरिस्टर पिंगले के काफिले पर बम फेंकने के चलते 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। ये अलग बात है। निशाने पर एक दूसरा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था। दिलचस्प बात है कि जिस कॉलेज में जतीन पढ़े, आज उसी कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज का नाम खुदीराम बोस कॉलेज। फिर घर वालों के दबाव में जतीन ने शादी कर ली, लेकिन उनके पहले बेटे की अकाल मौत के चलते आंतरिक शांति के लिए जतीन अपने भाई और बहन के साथ मिलकर हरिद्वार की यात्रा पर निकल पड़े। लौट कर आए तो पता चला कि उनके गांव में एक तेंदुए का आतंक है, तो वे उसे जंगल में ढूंढने निकल पड़े। लेकिन सामना हो गया रॉयल बंगाल टाइगर से। वो खतरनाक बाघ देखकर ही कोई सदमे से ही मर जाता, लेकिन जतीन ने उसको अपनी खुरपी से मार डाला, जिसके बाद बंगाल सरकार ने एक समारोह में उन्हें सम्मानित किया। अंग्रेजी अखबारों में जमकर उनकी तारीफ हुई। लोग उन्हें बाघा जतीन के नाम से पुकारने लगे। लेकिन 1900 में ही अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। उस वक्त ये संगठन क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा संगठन था। इसकी स्थापना में बाघा जतीन ने अहम भूमिका निभाई। अरविंदो घोष यानी महर्षि अरविंदो से मिलने के बाद इस काम में तेजी लाई गई। बंगाल के हर जिले में इसकी शाखा खोली गई। फिर बिहार और उड़ीसा का रुख किया गया। इसी बीच 1905 में कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा हुआ, जो कि ब्रिटेन के राजकुमार थे। अंग्रेजों की बदतमीजियों से खार खाए बैठे जतीन ने प्रिंस के सामने ही उनको सबक सिखाने की ठानी। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में जुलूस निकल रहा था। एक गाड़ी की छत पर कुछ अंग्रेज बैठे हुए थे और उनके जूते खिड़कियों पर लटक रहे थे, जो कि गाड़ी में बैठी महिलाओं के बिल्कुल मुंह के पास थे। ये देखकर जतीन भड़क गए और उन्होंने अंग्रेजों से उतरने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। तो बाघा जतीन ने ऊपर चढ़ गए और एक एक करके सबको पीट दिया।
तब तक पीटा जब तक कि सारे नीचे नहीं गिर गए। क्योंकि यह घटना प्रिंस ऑफ वेल्स की आंखों के सामने घटी थी, तो अंग्रेज सैनिकों का भारतीयों के साथ ये बर्ताव प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ सबने देखा। सचिन माल्या को पहले ही इस तरह की शिकायतें मिल चुकी थी। बाघा जतीन के बजाय उन अंग्रेजों को ही दोषी पाया गया। लेकिन इस घटना से 3 बड़े काम हुए। पहला, अंग्रेजों के भारतीयों के व्यवहार के बारे में उनके शासकों के साथ साथ दुनिया को भी पता चला। दूसरा, भारतीयों के मन से अंग्रेजों का खौफ निकला और बाघा जतीन के नाम के प्रति क्रांतिकारियों के मन में सम्मान और भी बढ़ गया। फिर जतीन ने अरविंदो घोष के साथ देवघर में एक बॉम्ब फैक्ट्री शुरू की। लेकिन साथ साथ जतीन विवेकानंद के प्रभावों में गरीबों के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए महामारी या कुंभ जैसे बड़े बड़े आयोजनों के वक्त मेडिकल कैंप्स चलाने जैसे कई सोशल कामों में भी लगे रहे। हालांकि उस दौर के अंग्रेज लेखों के मुताबिक इस सोशल कामों को वो नए क्रांतिकारियों की भर्ती करने और अलग अलग इलाकों में अपने क्रांतिकारी संगठनों की मीटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। 3 साल के लिए उनको दार्जिलिंग भेजा गया, जहां उन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा बांधव समिति शुरू की। लेकिन एक दिन सिलीगुड़ी स्टेशन पर फिर अंग्रेजों के एक मिलिट्री ग्रुप से उनकी भिड़ंत हो गई। कैप्टन मर्फी की अगुवाई में अंग्रेजों ने जतीन से बदतमीजी की, तो जतीन ने अकेले उन 8 को जमकर मारा। इंग्लिश न्यूज़पेपर में उन अंग्रेजों का मजाक बन गया कि अकेले भारतीय ने 8 अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर्स को जमकर पीटा। मजिस्ट्रेट ने भी उन अफसरों से कहा कि केस वापस ले लो। जतीन ने खेद जताया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर मेरे देश के लोगों के साथ ऐसा होगा तो मैं फिर से ऐसा ही करूंगा। बाद में जतीन से उसने पूछा कि तुम कितने लोगों को एक साथ पीट सकते हो? तो जतीन का जवाब था, ईमानदार हो तो एक भी नहीं और बेईमानों की गिनती नहीं। अलीपुर बॉम्ब केस में ज्यादातर बड़े क्रांतिकारी नेता फंस गए। ऐसे में सारी जिम्मेदारी जतीन के सर पर आ गई। ऐसे में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने के लिए एक सीक्रेट संस्थाएं खड़ी की और साथ ही जुगांतर पार्टी की भी कमान संभाली। अरविंद घोष की इस संस्था से उस वक्त बंगाल के सभी बड़े क्रांतिकारी जुड़े थे। बाद में सबको या तो काला पानी की सजा मिली या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर बच गए। जतीन मुखर्जी ने अलग अलग नामों से कई संस्थाएं शुरू की। कोई कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से काम कर रही थी, कोई वयस्कों के लिए नाइट स्कूल चला रही थी, होम्योपैथी डिस्पेंसरी खोली रही थी, एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट के लिए काम कर रही थी। यहाँ तक कि सर डेनियल की मदद से जतीन ने कई स्टूडेंट्स को देश के बाहर पढ़ने के लिए भेजा। उन्हीं में से कुछ को नॉर्थ अमेरिका भेजा गया, जहां उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली। हिंदू और सिख अप्रवासियों ने उन्हें मदद की, जो बाद में गदर पार्टी की स्थापना का। उन्हीं में से हेमदास और पांडुरंग एम बापट ने रूसी क्रांतिकारी अराजकतावादी निकोलस सेम्फ्रास्की से बम बनाने की ट्रेनिंग भी ली। इसी बीच फोर्ट विलियम्स में तैनात जॉर्ज रेजिमेंट को भड़काने के आरोप में जतीन दा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि उन दिनों फोर्ट विलियम्स से देश की सरकार चलती थी। उस वक्त कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी। अंग्रेज सरकार बाघा जतीन, अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस जैसे कई बंगाली क्रांतिकारियों से तंग आ गए थे। उसको कलकत्ता सुरक्षित नहीं लग रही थी। अंग्रेजों ने अगर अपनी राजधानी 1912 में कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाई तो इसकी बड़ी वजह ये क्रांतिकारी थे। उनमें शायद सबसे बड़ा नाम बाघा जतीन का था। तमाम सामाजिक कामों और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के खातिर जतीन ने भारत में एक नया तरीका इजाद किया, जिसके बारे में अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है, बैंक रॉबरी ऑन ऑटोमोबाइल्स टैक्सी कैब्स। कई हथियारों की खेप जतीन की लीडरशिप में लूट ली गई थी, लेकिन जतीन का नाम सामने नहीं आता। सीक्रेट सोसाइटी की इन्हीं दिनों भारतीयों पर अन्याय करने वाले सरकारी अधिकारी, चाहे अंग्रेज हों या भारतीयों को मारने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। लेकिन एक सरकारी वकील और अंग्रेज जीएसपी को खत्म किया गया तो एक क्रांतिकारी ने जतीन का नाम उजागर कर दिया। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने उस वक्त कहा था, A spirit hitherto unknown to India has come into existence, a spirit
of anarchy and lawlessness which seeks to subvert not only its rule but the government of India chiefs. इसी प्रिंट को बाद में इतिहासकारों ने जतिन स्पिरिट का नाम दिया। जतिन को डीएसपी के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया, फिर जाट रेजिमेंट वाली हावड़ा कॉन्स्पिरेंसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राजद्रोह का आरोप लगाया गया। जितने दिन जतिन पर ट्रायल चला उतने दिन जतिन ने साथी कैदियों के सहयोग से अपने संपर्क को एक नए प्लान में लगाया। यह शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान था, देश को आजाद करवाने का प्लान। इतिहास में इसे जर्मन प्लान या हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेंसी के नाम से जाना जाता है। अगर वो कामयाब हो जाता तो देश को ना बोस की जरूरत पड़ती और ना गांधी की। इधर जतिन की नई सीक्रेट समितियों में अंग्रेज कोई कनेक्शन साबित नहीं कर पाए और जतिन को छोड़ना पड़ा। लेकिन अलीपुर, हावड़ा, जाट रेजिमेंट, डीएसपी मर्डर जैसे कई केसेस में जतिन का नाम आने से जतिन के लिए अब खुलकर काम करना मुश्किल हो गया। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने एक रेलवे लाइन से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। इसी दौरान जतिन ने हरिद्वार और वृंदावन की यात्राएं की। कई सन्यासी जो क्रांतिकारियों को सपोर्ट कर रहे थे उनसे मुलाकात की। कलकत्ता में उन्हीं दिनों जर्मनी के राजा की यात्रा हुई। नरेन भट्टाचार्य के साथ जतिन उनसे मिले और वायदा लिया कि हथियारों की बड़ी खेप की सप्लाई उनके विद्रोह के लिए जर्मनी सप्लाई करेगा। इधर अंग्रेजों ने राजधानी 1912 में बदल ली। राज बिहारी बोस और विश्वास ने हाथी के ऊपर बैठकर दिल्ली में घुसते गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक में बम फेंका तो जतिन के लिए भी उस साल मुश्किल हो गई। राज बिहारी अंडरग्राउंड हो गए। 1913 में जब दामोदर नदी में बाढ़ आई तो जतिन ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किए। राज बिहारी भी उनकी मदद के लिए आ गए। दोनों ने मिलकर 1857 जैसा विद्रोह फिर से करने की योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस से पहले राज बिहारी ने जतिन में ही असली नेता पाया था। जतिन का ऑरा भी इंटरनेशनल था। जतिन दुनिया भर में फैले भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। सिएटल, पोर्टल, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, हर शहर में क्रांतिकारी तैयार हो रहे थे। लाला हरदयाल और श्यामाजी कृष्ण वर्मा लंदन और अमेरिका में आंदोलन की आग जलाए हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में जिसके लिए गांधी जी अंग्रेजी सेना के लिए भर्ती अभियान चला रहे थे, उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। उस विश्व युद्ध को क्रांतिकारियों ने अपने लिए सुनहरा मौका माना। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में ज्यूरिक में बर्लिन कमेटी बनाई गई तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका और कनाडा के सिख क्रांतिकारियों को लेकर गदर पार्टी शुरू की और भारत में इसकी कमान जुगांदर पार्टी के नेता बाघा जतिन के हवाले की। अब तैयार हुआ जर्मन प्लान। जर्मनी से हथियार आना था और पैसा चुकाने के लिए जतिन के साथियों ने कई डकैतियां डाली। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंगापुर जैसे कई ठिकानों में 1857 जैसे सिपाही विद्रोह की योजना बनाई गई। फरवरी 1915 की अलग अलग तारीखें तय की गई। पंजाब में 21 फरवरी को 23वीं कैवलरी के सैनिकों ने अपने ऑफिसर्स को मार डाला। लेकिन उसी रेजिमेंट में एक विद्रोही सैनिक के भाई कृपाल सिंह ने गद्दारी कर दी और विद्रोह की सारी योजना सरकार तक पहुंचा दी। सारी मेहनत एक गद्दार के चलते मिट्टी में मिली। अगले दिन पंजाब मेल को हावड़ा में लूटने की प्लानिंग, लेकिन पंजाब सीज कर दिया गया। ट्रेन कैंसिल कर दी। आगरा, लाहौर, फिरोजपुर, रंगून में विद्रोह सूचना लीक हो जाने की वजह से प्लान दबा दिया गया। राज बिहारी बोस ने 2 दिन पहले यानी 19 फरवरी को ही विद्रोह करवाने की कोशिश की, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली। मेरठ और बनारस में भी विद्रोह नेता गिरफ्तार कर लिए गए। केवल सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री में विद्रोह कामयाब रहा, लेकिन केवल 1 हफ्ते तक। ऑपरेशन फेल हुआ तो राज बिहारी बोस को सुरक्षित जापान रवाना कर दिया गया। गदर पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें काला पानी की सजा दी गई, लेकिन बाघा जतिन अभी भी अंडरग्राउंड रहकर क्रांतिकारियों के बीच एक्टिव थे। योजना बनी कि जर्मनी से जो हथियार आएंगे वो अप्रैल 1915 में उड़ीसा का बालासोर तट पर उतरेंगे। वहां से 30 किलोमीटर दूर
मयूरभंज में जतिन को भेजकर अंडरग्राउंड कर दिया। हथियारों की खेप मंगाने के लिए एक फर्जी कंपनी यूनिवर्सल एम्पोरियम भी खड़ी कर दी गई। इधर जतिन ने नरेन भट्टाचार्य यानी M.N. रॉय को जर्मनी के अधिकारियों के पास हथियारों की बातचीत के लिए भेजा। उनको बताया गया कि हथियारों की खेप निकल चुकी, लेकिन एक जासूस एमुनल विक्टर वोस्का, जो डबल एजेंट भी था, अमेरिका के लिए भी काम करता था, उसको भनक लगी और उसने सारा खेल खराब कर दिया। रॉस हेडविक ने बाद में लिखा कि इस प्लान में अगर एमुनल विक्टर वोस्का न घुसता तो किसी ने भारत में गांधी का नाम तक न सुना होता और राष्ट्रपिता बाघा जतिन को कहा जाता। वहां से खबर अमेरिका को मिली, अमेरिका से अंग्रेजों को मिली, इंग्लैंड से खबर भारतीय अधिकारियों के पास आई और उड़ीसा के सारे समुद्र तटों को सील कर दिया। उस वक्त ऐसा कोई संचार साधन नहीं था कि समंदर में जहाज को खबर हो पाए। इधर पुलिस को सुराग मिला कि जतिन और उसके साथी कपटीवाड़ा गांव में हैं। जतिन के साथ मनोरंजन और चित्तप्रिया थे। वहां से वो निकल भागे। जतिन और उनके साथी जंगलों के तरफ भागे। अंग्रेजों ने जतिन पर भारी इनाम का ऐलान कर दिया। अब गांव वाले भी उन्हें ढूंढने लगे। इधर भारी मात्रा में जर्मन हथियार बरामद कर लिया। क्रांति फैल चुकी थी, सपना मिट्टी में मिल। जतिन का आखिरी वक्त करीब आ चुका। वो घिर चुके थे। आसपास से भी तमाम अंग्रेजी फोर्स को बुला लिया। यतीश नामक एक क्रांतिकारी बीमार था। साथियों ने कहा कि आप निकल जाओगे तो दोबारा से आज़ादी की नई योजना बना लो, लेकिन जतिन उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं। चित्तप्रिय नामक क्रांतिकारी उनके साथ था। दोनों तरफ से गोलियां चली। चित्तप्रिय वहीं शहीद हो। वीरेंद्र तथा मनोरंजन नामक अन्य क्रांतिकारी मोर्चा संभाले हुए। इसी बीच जतिन का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। गिरफ्तारी देते वक्त जतिन ने कलेक्टर टिल्वी से कहा, गोली मैं और चित्तप्रिय ही चला रहे थे, बाकी के तीनों साथी बिल्कुल निर्दोष। अगले दिन बालासोर हॉस्पिटल में उनकी मौत। टेगार्ट ने अपने साथियों से कहा कि अगर बाघा जतिन अंग्रेज होते तो अंग्रेज लोग उनका स्टेचू लंदन में ट्रेफलगर स्क्वायर पर नेशनल के बगल में लगवाते। जतिन के शब्द लोग आज भी याद करते हैं। वो कहा करते थे, अमरा मोरबो जगत जागबे, यानी हमारे मरने से देश जागे। उनकी मौत के बाद ट्रायल के दौरान ब्रिटिश प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने कहा, वेयर दिस मैन लिविंग ही माइट लीड द वर्ल्ड। इस वाक्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खौफ होगा बाघा जतिन का उस वक्त। चार्ल्स टेगार्ट ने तो लिखा है कि अगर जर्मनी से वो हथियार की खेप क्रांतिकारियों के हाथ में पहुंच जाती तो हम जंग हार जाते। उसके बावजूद इस योद्धा के स्टेचू देश की राजधानी में मिलना तो दूर, किसी बच्चे को उनका नाम तक नहीं पता। हाँ, कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल पर जरूर उनका एक स्टेचू है। पश्चिम बंगाल के अलावा शायद ही किसी राज्य में बच्चे इतिहास की किताबों में बाघा जतिन का नाम पढ़ते हों। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।